चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लाए हैं CDP दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कथन कारण वाला। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है, विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प को चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। बी ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं एक ही। थर्ड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में ही देखा होगा, पहला कह रहा है एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, जो कि सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता। और चलते हैं तर्क की ओर। विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। तो ऐसा होता नहीं, सबका विकास की गति एक समान नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, दूसरा है समीप दूराभिमुखी, और तीसरा है परिवर्तनीयता, और चौथा है सम्य धारणा। तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सम्य धारणा। सम्य सॉरी इसका ये गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर था समीप दूराभिमुखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा समीप दूरामुखी, क्योंकि समीप दूरामुखी प्रकृति हाथ पैर के कार्यों के विकास को आगे बढ़ाती है और फिर बच्चों में और भी खास या जटिल कौशल का विकास करती है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी यहाँ निगेटिव वर्ड को हमको चुनना है। निगेटिव वर्ड हम आपको पहले भी टैग वर्ड बता चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए की ओर से, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पादन है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे ऑप्शन, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। तो हम पहले ही बताए थे विकास की दर एक समान कभी नहीं होती है। तो हमारा ये थोड़ा निगेटिव लग रहा है। चलिए अगला नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये सही है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड सुना है, विकास की दर एक समान नहीं होती है और ना ही सार्वभौमिक होती है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे है, ये भी कारण और कथन से दो क्वेश्चन आजकल ऑनलाइन में देखे जा रहे हैं। तो ये 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक बार एग्जाम में, इसे आप बढ़िया से देख के जाइए। पहला है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क है,
समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत। और फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा ए और आर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्योंकि संस्कृति के अनुसार बच्चे अपने दोस्तों, मीडिया और विभिन्न स्रोतों के आधार पर व्यवहार के तरीके सीखते हैं। क्योंकि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो अनेक औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से सिखाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक हम लोग को पता ही होगा, संवेदी 4 अवस्थाएं दिए थे। एक होता है संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एवं मूर्त संक्रियात्मक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पूछा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम तर्क करना सीखते हैं। चलिए ऑप्शन बढ़ते हैं। अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। ये गलत है, अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, अभ्यास करवाना। चलिए वस्तुओं और विचारों को जटिल, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, जटिल, ये भी नेगेटिव वर्ड है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित है, ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण, हम पहले ही बताए थे आपको कि मूर्त संक्रियात्मक हमको तर्क करना आता है, इसी में तर्क करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन के ओर आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था को संवेदी अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त तो होगा नहीं क्योंकि वो हो जाएगा हाई लेवल का हो जाता है। इनका तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाया गया है।
ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किस है स्कैफोल्डिंग, जो बीच में हमको मदद दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। इनको कहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। तो इसका ऑप्शन होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्वलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का। ले वाइगोत्स्की एक मौलिक रूसी वैज्ञानिक थे जो समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। सामाजिक संपर्क बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अब हम ले वाइगोत्स्की, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, नोम चोम्स्की, ये सब का सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ले वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, हिंदी में भी मिलते हैं और जीडीपी में भी, हर एक पेडागोजी में आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिलने को देखने को मिलेंगे। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? आप ले वाइगोत्स्की के अनुसार बताना अधिगम क्या है। संज्ञानात्मक विकास ले वाइगोत्स्की ने दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, ले वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे जो समाज से होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक निष्क्रिय। तीसरा, सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड को देखेंगे, उसके बाद दो ऑप्शन ऑटोमेटिक छट जाते हैं, उसके बाद बच्चे दो ऑप्शन में देखिए, अभ्यास और दोहराना, ये निगेटिव वर्ड है, अभ्यास निगेटिव वर्ड है और दोहराना और उद्दीपन प्रतिक्रिया जो एसआर थ्योरी है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ले वाइगोत्स्की का हो जाएगा ज्ञान निर्माण की सक्रिय, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, आसना अच्छी करती है क्योंकि वो दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के किस चरण में? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, अमूर्त, संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग दीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक, ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक हो जाएगा। क्योंकि नैतिकता की भावना जो है व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। प्रगतिशील शिक्षा में, प्रगतिशील जो शिक्षा में क्या सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है? पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, ये नेगेटिव वर्ड है, एकमात्र, ये तो होगा नहीं। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य चर्चा मानवीकृत होती है, ये पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिव लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 किस पर बल देती है?
तो ऑप्शन नंबर ए लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिनियम, बी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, सी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर, डी बच्चों के स्मरण कौशल के मापने पर। तो ये हमारा कहीं न कहीं जो हमारा जो है NCF 2020 जो है ये कहीं न कहीं हमारा लचीला बहुस्तरीय गति पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर सी दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की, ऑप्शन नंबर डी खुद को समझने की क्षमता। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, यही गार्डनर साहब का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में फिट बैठता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? ले वाइगोत्स्की जो है भाषा परिपक्वता स्कीमा का विकास, इनाम और सजा का। ले वाइगोत्स्की जो है रचनावाद के परिपक्वता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की जो है रचनावाद में परिपक्वता को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता का महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। 2 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, दूसरा परियोजना, तीसरा पोर्टफोलियो, फोर्थ आत्म आकलन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले हम कक्षा में की गई अंतःक्रिया को संबंधित है, परियोजना भी रहेगा, पोर्टफोलियो भी रहेगा और आत्म आकलन भी रहेगा। इसलिए हमारा चारों आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? 2020 NCF जो हमारे मूल्यांकन होते हैं किसकी जानकारी देता है वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है।
ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना कभी नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड। चलिए ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के सीखने में कमियां और अभाव और सफलता की पुष्टि पहचान, ये निगेटिव वर्ड। विद्यार्थी की रटने की क्षमता, ये भी निगेटिव। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए जो है, विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है समावेशन में बाधक है, समावेशन में बाधक है, जो यानी कहीं कहीं निगेटिव वर्ड को दर्शाता है। निगेटिव वर्ड हमको खोजना है, तो हमने पहले ही बताया केवल जहाँ दिखे वहाँ निगेटिव वर्ड होगा, तो हमको निगेटिव खोज रहा है, बाधक खोज रहा है, रोक खोज रहा है, रोकना यानी बालक को रोकना है, बालक बाधक यानी रोकना है, तो हम कहीं कहीं निगेटिव वर्ड खोजेंगे। तो निगेटिव वर्ड हमारा एक ही में मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो केवल वर्ड निगेटिव वर्ड है, हमने कहा था, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यही गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन जो है ना हासिल के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है, इसमें भी बाधा उत्पन्न करता है। हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक स्थानों तक पहुँचने में, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो जाएगा ये सामाजिक वर्तिकाग्र, सामाजिक वर्तिकाग्र हो जाएगा। सामाजिक कलंक कमजोर तबके के छात्रों के लिए बाधा खड़ी करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम और क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती हैं? लिखने की क्षमता, लिखेंगे कहाँ, तो ग्राफ पे लिखेंगे, ग्राफ पे लिखेंगे तो कहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिसकैलकुलिया जो हमारा मैथमेटिक्स से संबंधित, डिस्ग्राफिया हमारा लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। सबको याद रखिए, एक नंबर का पक्का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके रोचने दे, ये गलत है। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे। बाद में उपयोग करने के लिए टैब पर दत्ता कार्य का निर्देश रखें, दत्ता कार्य के लिए मौखिक निर्देश। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? जो हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जो तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो चलिए उनके लिए धीमी समझ वाले प्रतिभावान होंगे नहीं, जिज्ञासी कमी जिसमें होगा वो भी प्रतिभावान नहीं होंगे, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड जो है सी ऑप्शन नंबर, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति तो नहीं होगा।
सटीक सोच एक प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ समान विशेषताएं हैं। जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए संकल्पना मानचित्र, ऑप्शन नंबर 2 संदर्भहीनता, ऑप्शन सी रूपरेखीकरण, ऑप्शन नंबर डी सारांशकरण। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को इनमें में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध। देखिए हमारा जो संबंध बनाना है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड, तो ये हो सकता है। दूसरा बढ़ते हैं नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं सिद्ध करने पर ध्यान दें, ये नहीं होगा। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित करें, ये भी नहीं होगा। सामग्री और जानकारी को अत्यंत मूर्त और जटिल तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही लगेगा। नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध को स्थापित करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? यहाँ कह रहा है जिम्मेदार नहीं है, तो चलते हैं। बोरियत, तनाव, जिज्ञासा और भय। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा जो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ये जिम्मेदार नहीं है। जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं। जिस बच्चे में जिज्ञासा रहेगा वो तो पढ़ेगा ही, आगे बढ़ेगा ही, इसलिए नेगेटिव वर्ड में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है, एक भ्रांति कहा जाता है, एक गैर उदाहरण कहा जाता है, एक आद्य रूप कहा जाता है, एक अपवाद कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक गैर उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? किसके विकास को जो है सुगम बना रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी रट कर याद रखना। ये तो पहले ही निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञा जो है ना, इन्हें कहीं पॉजिटिव वर्ड है। क्योंकि देखिए एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक मेटा संज्ञा के विकास का अवसर दे रहा है, यानी अपनी विचार जो प्रक्रिया को समझने के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है ना हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देते हैं?
जो NCF 2005 जो किसके महत्व पर बल देता है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, भेदन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना। तो रटना तो है ही नहीं, चाहे 2005 का NCF हो या 2020 का हो, किसी का भी हो, रटना निगेटिव वर्ड है। चलिए, और उत्तेजना, प्रतिक्रिया संग, ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा सक्रिय, यानी हमको क्या करना चाहिए? बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, एक्टिव रखना जो और उससे बातचीत करना चाहिए। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। भ्रमित करना तो गलत है, भ्रमित तो हम नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिव है। चलिए बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। ये भी गलत है, नकल करने के लिए नहीं कह सकते हैं। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक यानी स्कीमा संरचना को सक्रिय करें यानी एक्टिव बनाए, जानकारी को विशेष खंडों में विभाजित। तो कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छा ऑप्शन जो है हमारा सी है। ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक यानी स्कीमा संरचना को सक्रिय बना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हम बोले थे कथन वाला 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आपने देख लिया होगा 3 क्वेश्चन आए हैं कथन, जो वेरी भी आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। दूसरा, भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। चलिए हमारे ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहला, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो कि ए सही है लेकिन आर गलत है। देख लीजिए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक का अवसर देना है। ये सही है, अवसर तो देना ही चाहिए हमारे विद्यार्थियों को। भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। ये निगेटिव है, महत्वहीन बोल दिया तो आर तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम और सहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि ऑप्शन नंबर ए, क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 2, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शित लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं। ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीखने में असहाय होने की स्थिति तब पैदा होती है जब कोई छात्र यह मानता है कि पढ़ाई लिखाई के नतीजे उसके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो सकता है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन तो कभी सीखने के लिए होगा ही नहीं, वो तो निगेटिव है। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, आपको किसी से अगर प्यार हो जाए तो आप उसमें रुचि लेने जाते हैं। उसी तरह अगर आपको अगर
पढ़ाई से प्यार हो जाए तो आप पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। और रुचि लेने लगेगा तो उसमें मन लगेगा ही, मन लगेगा तो आप पढ़िएगा। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि शिक्षक हमें पुरस्कार दे या शिक्षक हमें पेन दे या शिक्षक हमें मॉनिटर ही बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतियोगिता जीतने के लिए, फर्स्ट आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा कहीं ना कहीं सबसे अच्छा पॉजिटिव वाला है। तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन वेरी इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।